हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करते हैं रेलवे के विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है वह कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान में एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शन को बताता है कि वह प्रस्तावना कहलाता है। संविधान के प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है। अगला क्वेश्चन है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन किया जा चुका है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण अधिकार प्राप्त हैं। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष अर्थात सरकार किसी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के हिस्से में परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान, आदर व अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा इंगित नहीं करता है? राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ये तो इंगित करता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक ही व्यक्ति में, ये भी इंगित करता है। तो इसका सही जवाब नहीं हो सकता, जो इंगित नहीं करता वो हो जाएगा। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, ये भी सही है। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। गणराज्य जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है, और गणराज्य शब्द का अर्थ इंगित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, क्या बताता है गणतंत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी या उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि यह भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस होंगे सिटीजनशिप से, नागरिकता से। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 1.5 साल से रह रहा हो, प्राकृतिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी व्यक्ति सामान्यतः भारत में 12 साल से रह रहा है तथा नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो, तो प्राकृतिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 7 पहला भाग उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं। ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही वह अनुच्छेद 5 और 6 की सारी शर्तों को पूरी करते हों। अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पलायन कर आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता से संबंधित हैं अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 1 से 4 संघ व उसका राज्य क्षेत्र और ये भाग 1 में आते हैं, और संविधान के भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता, भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद हैं ये मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में 36 से 51 डीपीएसपी, और भाग 4 का के 51 का अनुच्छेद में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 बी के फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 17 जून 1947 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 बी के फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान का भी उल्लेख है। भाग पहला क्या कहता है? भाग पहला किससे संबंधित है? ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भाग तीसरा मौलिक अधिकार। भाग चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य। भाग 9 पंचायत। भाग 9 का ए नगर पालिका और भाग 9 का बी सहकारी समितियां और भाग 15 निर्वाचन। भाग 20 संविधान संशोधन। अगला है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है तथा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। यह संविधान के प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसे नागरिकता अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया है। नागरिकता अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण ये नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है, बाकी जन्म से, वंश, देशीकरण इन सभी से है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म, देशीयकरण, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे फंडामेंटल राइट से। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 18 राज्यों को सेना या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने पर रोक तथा भारतीय नागरिकों का विदेशी राज्यों से उपाधियां प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को भाषण और लेखन के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यह एक प्रकार की रिट है जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करें तथा उसके बंदी बनाए जाने की वजह बताएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 15 है। ठीक है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है, ये भेदभाव से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है, किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। वही अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी भी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 29 के तहत प्रदत्त अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ये एक रिट है जो व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में या उस पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधाज्ञा, चौथी उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा एक याचिका है जिसके माध्यम से अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत काम किया या निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहली है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरी, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरी है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 और 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार से संबंधित हैं, जहां अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और किसी भी प्रकार के बलात्श्रम आदि पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखाने व खदानों या निर्माण कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार या जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। अतः मानव के दुर्व्यापार तथा प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। वहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि का शासन। विधि निम्नलिखित में से विधि के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है, वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि के शासन की अवधारणा के तहत कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता या एवं विधियों की समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो क्या है इसका सही जवाब बताइए। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 226 प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान का भाग 3 राज्य या अन्य संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा उनके उल्लंघन के खिलाफ इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। याचिका के प्रकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22। निवारक निरोध 22 का भाग है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के 3 के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार
के तहत किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्गत कुल 4 अधिकार सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है, जिनमें से अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा संगम या संघ बनाने का अधिकार, चौथा अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है निवास का अधिकार, छठा व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12 से 35। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक और मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का विवरण है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता है, जो निम्नलिखित प्रकार हैं। समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। देखिए आर्टिकल 21 इससे हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से, और आर्टिकल 21A ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होती है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए जो हम अभी बोल रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार को। 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत रखा गया है
इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा यानी मूलभूत शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में तथा मूल कर्तव्यों के तहत 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21A। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इस उपबंध को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसका उपयोग हेतु 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने समय अपराध नहीं था। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहली स्वतंत्रता यह कहती है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति अर्जित करने का यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये सभी हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 16 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 16 ने लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सभी नागरिकों को नियोजन में बराबर का अवसर पाने का अधिकार है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए जाने निर्धारित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना ये भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये सब बातें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का ये आता है, शांतिपूर्वक और न्यायोचित सम्मेलन का ये भी आता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना और भारत के संविधान में स्वतंत्रता के
अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, शेष अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।